हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। अभी तक मैंने कुछ चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास 9 की साइंस के, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? वो नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो सब्सटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, सब्सटेंसेस या थिंग हैं जो हम यूज़ करते हैं एज वी आर लिविंग बीइंग्स, और उसके लिए हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए नेचर से, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। वो हम यूज़ करते हैं और वो अपने आप ही इस नेचर में मिल जाती हैं टाइम के साथ। तो वो साइकिल होती रहती है। तो जो सब्सटेंसेस हैं, सोर्सेज हैं, वो हमारी अर्थ पर जो हैं वो 3 है मेनली। जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो उसकी जो सबसे ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो वो आ गया हमारा लैंड में, जिसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। उसके बाद उस पर जो पानी प्रेजेंट है जो कि अराउंड 71% है पानी। तो जो पानी है ये हाइड्रोस्फीयर को कवर करता है। इसमें फिर इसके बाद जो लैंड बच जाती है वो लैंड हम यूज़ करते हैं, मतलब लैंड रहने के लिए, या फिर जैसे उसमें प्लेट्यू, प्लेन्स और माउंटेन वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है एयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, मतलब कई सारी एयर एक हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर या एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, जिनसे ये तो हम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और दूसरी बात, ये हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं। तो यही सब हैं हमारे मेन नेचुरल रिसोर्सेज। काफ़ी सारे और भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो लेकिन ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं समय के साथ, लेकिन ये जो हैं ये एग्जॉस्ट नहीं होते। तो जैसा कि अपन डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी है अर्थ। इसमें है जैसा कि जो अर्थ का हम डायग्राम बनाते हैं बचपन से ही, तो उसमें हम शो करते हैं ग्रीन और वाटर के लिए ब्लू कलर से। तो जो ब्लू है हमारा ज़्यादातर पार्ट उसने कवर किया हुआ है, और ग्रीन जो है कि लैंड है वो काफ़ी कम पार्ट को कवर करती है। और ऐसा जब हम स्पेस वगैरह, सैटेलाइट वगैरह से देखते हैं तब भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है, और वो जो चीज़ प्रेजेंट है वो ऊपर जाके फ़ोटो में दिखती है, जो सैटेलाइट की फ़ोटोज़ आती हैं उसमें दिखती हैं। तो हमारे जो है ये 3 टॉपिक हो गए। आपकी बुक में एक टर्म है बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर जो टर्म है इसका मतलब होता है ए बायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट इज इक्वल्स टू बायोस्फीयर। बहुत ही सिंपल है, और इसको आप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एलेबोरेट भी कर सकते हैं। बायोस्फीयर, जैसे कि मैंने बताया, ए बायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए, यानी बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग्स, यानी कि हम लोग आ गए, ह्यूमंस, प्लांट, है ना। और ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक, जैसा कि आपको यहाँ पर जो नाम से समझ में आ रहा है बायोटिक, एक का टर्म हम यूज़ करते हैं एब्सेंस के लिए, तो लिविंग नहीं है, तो वो सब में वो आ गए हमारे वो 3, क्या लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं लिथोस्फीयर, वाटर जो मतलब पूरा कंप्लीट जब हम देखते हैं तो आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, और एयर के लिए आ जाता है एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर का कॉम्पोजिशन। तो जितना भी पानी है उन सबको हाइड्रोस्फीयर। तो जो ऊपर प्रेजेंट है, या पानी जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, या अंडरग्राउंड है, सब कुछ उसमें आ जाता है हाइड्रोस्फीयर में। तो मैंने आपको बताया कि ये हैं 3 टर्म जिनके बारे में हमें इस वाले टॉपिक में कवर करना है। बायोटिक के बारे में नहीं है, सिर्फ ये तीनों के बारे में है। तो ये क्या हैं, प्लस इनके पॉल्यूशंस, और कैसे ये रिसाइकिल होते हैं, वो ही सब है इस चैप्टर में। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले इसमें आता है एयर वाला टॉपिक। तो एयर के लिए आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ब्रेथ ऑफ लाइफ। लाइफ में ब्रेथ की कितनी इंपॉर्टेंस है ये सब आप जानते होंगे। आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस समय भी सांस ले ही रहे हैं, तो इतना ही
इतना ही इम्पोर्टेंस है एयर का हमारे लिए। तो कितनी इम्पोर्टेंट हो गई। तो जो एयर का जो कॉम्पोजिशन है, अब ये देखिए कि जैसे ये अर्थ है, इसके ना कुछ सेंटीमीटर्स तक ये एयर की जो लेयर है, वाह वाह क्या राइमिंग है, एयर की जो लेयर है वो कुछ सेंटीमीटर्स तक आती है। तो उसमें आपने देखा होगा, एसएसटी में पढ़ते हैं कि कुछ कुछ लेयर होती हैं, मतलब लेयर भी डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें बीच में ओजोन सेकंड वाली लेयर में होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो वही सब है। तो ये एक मोटी सी लेयर होती है, उस लेयर में होता है कॉम्पोजिशन एयर का। जिस एयर को हम मतलब देखते हैं, उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो उसमें होती है O2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा काफ़ी और भी एयर आ जाती है। तो मेजर जो पोर्शन है अपनी एयर का वो है ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बाकी जो भी है वो सब CO2 का है। तो जो नाइट्रोजन है वो अराउंड 71% प्रेजेंट है, O2 हो गई 28 एंड रेस्ट अदर ये सब आती हैं CO2 और आर्गन, हीलियम और भी काफ़ी सारी जो गैसेस हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है, पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण माना गया है कि जो हम लोग लिविंग हैं यहाँ पे, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन ऐसा बना। और हमारे यहाँ कितना है, आपको CO2 का कंपोजिशन कितना है? 0.03%। इतना कम कैसे? इतना कम इसीलिए है कि हम लोग यूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। वो CO2 जो हमारी प्रोड्यूस होती है, CO2 जो प्रोड्यूस होती है, जैसे रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है, कंबशन में प्रोड्यूस होती है, वो CO2 हम लोग यूज़ यूज़ हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। कहाँ होती है वो यूज़? वो होती है फोटोसिंथेसिस में। वो होती है जो, जैसे आपने शंख देखा होगा, तो जो उसकी शेल होती है शंख, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो फिर छोड़ देता है उसको। तो जो लेयर होती है वो जो शंख है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, तो उसमें हो जाती है यूज़। तो काफ़ी सारा ऐसे यूज़ हो जाता है जो CO2 है, तो काफ़ी कम कंपोजिशन होता है और जो हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी सही है। जैसे कि ये 2 लेवल होते हैं, जैसे ये अपनी लैंड है, कंटिन्यू है, और ये अपना वाटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि सनरेज आई, सनरेज पड़ रही हैं इस पे भी और इस पे भी, तो जो हमारी लैंड वाला है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ये चीज़, ये गर्म होगा तो क्या होगा, इसके पास जो एयर होगी, क्योंकि देखो ये जो, जैसे ये गर्म होगी तो फिर ये हीट रेडिएट करेगी, और वो जैसे हीट कंडक्शन में होता है ऐसा, तो उसके थ्रू ये पार्टिकल सबसे पहले गर्म हो जाएंगे। ये पार्टिकल गर्म होके कहाँ जाएंगे? हल्के होके ऊपर जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल जैसे ही गर्म होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है और उसके कारण ये ऊपर आ गए थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ के पार्टिकल, क्योंकि ये पानी धीरे गर्म हो रहा है, तो इसके पार्टिकल कम यहीं है ज़्यादातर। तो क्या होगा, अब ये पार्टिकल ज़्यादा और ये पार्टिकल कम। तो आपको याद होगा डिफ्यूज़न से, जो कि मैंने अपने चैप्टर 5 में पढ़ाया है, ये इधर आएंगे तो हवा किस तरफ बह रही है? सी टू लैंड इन डे टाइम्स, एंड देन क्या होगा, फिर आएगी रात, यानी कि चंदा मामा। तो अब आएंगे हमारे चंदा मामा। ये प्यारा सा क्यूट सा चंदा मामा है। तो अब क्या होगा, अब ये पानी है, चूँकि ये धीरे गर्म हुआ था, अब ये धीरे ठंडा भी होगा। तो ये गर्म है, इसके कंपेयर में ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होके ऊपर चली गई, और यहाँ की यही है क्योंकि ये ठंडी है। तो अब क्या होगा, ये इधर बहेगी हवा। तो अब कहाँ बह रही है हवा? लैंड टू सी की तरफ। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाता है एयर के बहने के लिए। बाकी आप इसका एक और एक्टिविटी दी है कि ऐसे आप कैंडल को जलाएं और बीकर में रखें और उसके ऊपर अगरबत्ती लेके जाएं, तो उसका वो फ्लो फ्यूम का, उसका जो फ्यूम निकलता है उसका फ्लो देखें। तो इससे हम वाइंड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ सकते हैं।
इसके बाद एयर में और क्या क्या आ जाता है, जैसे एयर में आ जाता है, रेन वाला भी टॉपिक थोड़ा सा कवर किया है इसमें, कि जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसका वो होता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन जब होता है और ये ऊपर जाएगा और बादल बनाएगा, फिर इस वे वहाँ से बह के कहीं नॉर्मल वाला कंडीशन होगी, वहाँ पे बारिश बरस जाएगी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वाइंड का, रेन का, एयर के बारे में। अब ये जो हमारी एयर की क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जो हमारे लिए सही नहीं है, अनवांटेड चेंजेस आ जाएं, तो उस टर्म को हम बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब जैसे हिंदी में है प्रदूषित होना, मतलब ख़राब इफ़ेक्ट आ जाना, ऐसा, ठीक है, ख़राब चेंजेस जो हमारे लिए सही। आप जानते हैं जैसे कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो, और हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे कि व्हीकल्स वगैरह है ना, इसके अलावा भी जैसे स्मोकिंग है, तो ये सब मिलके कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, वो जब हमारी जो नेचुरल एयर है उसमें आ जाते हैं। अब ये तो मैन मेड एक्टिविटी है, उसकी वजह से जो एयर में आ गए और ये साफ़ नहीं हो पा रहे, तो ये जो हमारी नॉर्मल एयर थी, ये नॉर्मल एयर का जो था उसमें ये कुछ पार्टिकल्स आ गए, तो ये हो गई पॉल्यूटेड एयर। तो इसके लॉन्ग लाइफ हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और हम लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं मेडिको हूँ, तो हम लोग को बताते हैं कि कितने और भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स कुछ बन जाते हैं, तो उनके काफ़ी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री को हम दूर लगवा सकते हैं, और जैसे व्हीकल्स में जैसे सीएनजी को यूज़ करने लगे हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम अपने जो पॉल्यूशन करने के रेट को है उसको चेंज ला रहे हैं। तो ऐसे हमारा एयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पूरा होता है। अब इसमें एक चीज़ और बताना रह गई, जैसे कि जो हमारा अर्थ है और उसके ऊपर ये जो लेयर है, इससे पता है एक और फ़ायदा होता है हमें, क्या कि इससे जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी कांस्टेंट रहता है। मतलब ये कि जैसे आपको पता होगा कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। तो जैसे कि ये सनलाइट है, इससे कुछ रेज़ आई और जो रेज़ आके गर्म किया ना, वो काफ़ी देर तक बना रहता है। तो हम लोग के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए, लाइफ के लिए ये काफ़ी ऐसा जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहा, वो हमारे लिए काफ़ी सही रहा। कुछ जगह काफ़ी वेरिएशंस भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये एक टेम्परेचर की एक कांस्टेंट जो नेस है वो उसको मेंटेन करता है। वहीं आप देख सकते हैं जो मून है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसका टेम्परेचर जैसे सूरज निकलता है और उसके साथ काफ़ी वेरी करता है, इवन माइनस से पॉजिटिव काफ़ी हाई जाता है। तो ये और बेनिफिट है हमारे एटमॉस्फेयर का लाइफ के लिए भी। और जैसा कि पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब इसमें जो साइकिल आ सकती हैं एयर, जैसे कि एयर हैं तो हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इसमें आ सकती हैं। और इसके अलावा ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट भी है, तो हम वो सब कवर करते हैं। तो मैंने अब ये डायग्राम बनाए हैं साइकिल के, जो साइकिल इसलिए टर्म दिया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आ रही हैं और ये वापस बैक टू जो इन्वायरमेंट है वो हो रही हैं, तो ये एक साइकिल के रूप में हो रहा है, इसलिए इनको साइकिल का नेम दिया जाता है। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन साइकिल, CO2 के लिए CO2 साइकिल, O2 के लिए O2 साइकिल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन जो है वो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो इसलिए ज़रूरी है एज अ लिविंग बीइंग हम लोग के लिए। जो प्रोटीन्स हैं, DNA हैं, RNA है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि मसल्स के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए ये नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरी है। अब ये है नाइट्रोजन है, वो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। फिर इस नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब लाया जाता है जिससे हम लोग यूज़ कर पाएँ, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये फिजिकल होगी या फिर ये होगी बायोलॉजिकल। तो फिजिकल जैसे कि हमारा जो आपने देखा होगा बिजली कड़कती है, उस टाइम पे ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यानी NO2 NO3,
या फिर ये नाइट्रोजन बैक्टीरियाज के थ्रू होगी। या तो वो बैक्टीरियाज फ्री लिविंग होंगे या फिर होंगे वो बैक्टीरियाज जो कि प्लांट के साथ एसोसिएट हों। प्लांट के साथ एसोसिएट हों इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो प्लांट हैं इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें ये जो बैक्टीरिया आके रहते हैं और वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेकर ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट फिर यूज़ करता है। ये स्पेशली होता है डाइकॉट में और लेग्यूम्स में, जैसे कि डाइकॉट मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसमें 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। आपने वो चैप्टर देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब ये जो नाइट्रोजन है NO2 और NO3 के फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, ये जैसे भी आया, अब ग्रीन जो प्लांट है वो अपना इसको प्रोटोप्लाज्म बना लेंगे। कैसे, अमीनो ये जो नाइट्रेट्स हैं उनको यूज़ करके हम अमीनो एसिड्स बनाते हैं और फिर प्रोटीन बनाते हैं और इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बन गया हम, ये हमारा ग्रीन प्लांट का। अब इस ग्रीन प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को अगर एक मैन ने खाया इस प्लांट को तो क्या हो गया, एनिमल में आ गया वो प्रोटोप्लाज्म और एनिमल अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। या फिर हो सकता है कि ये प्लांट टूट फूट जाए और फिर अमोनिफिकेशन हो जाए, मतलब अमोनिफिकेशन डायरेक्ट अमोनिया बन जाए। या ये जो एनिमल है वो, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यूरिन पास करते हैं तो उसके थ्रू भी अमोनिया बन सकता है, तो वो भी अमोनिफिकेशन है। और या कोई प्लांट या फिर एनिमल डेड हो जाए तो क्या होगा, तब भी ये नाइट्रेट के फॉर्म में हो जाता है। ये होती है पुट्रिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें क्या है, सड़ता है जब ये प्लांट या फिर ये एनिमल तो नाइट्रेट बन जाता है। फिर ये नाइट्रेट से क्या बनेगा, NO2। फिर इसमें कुछ बैक्टीरियाज होंगे, यहाँ पर भी इस रीजन में भी बैक्टीरियाज होंगे और इस रीजन में भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो NO2 से N2 बनता है इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डी मतलब टूटना, जो भी हमारे नाइट्रेट्स बने थे, नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस था उसका उल्टा, ठीक है। तो उसमें भी हमारे बैक्टीरियाज लगेंगे। तो ऐसे करके ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। आप ऐसा भी डालती है हमारी CO2 साइकिल। CO2 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कम परसेंटेज होता है। तो कैसे होता है कि ये जो CO2 है यूज़ हो गया, वाटर बॉडीज़ में चला गया और जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें या फिर वैसे फॉर्म में तो कार्बोनेट की जो शेल होती हैं इनऑर्गेनिक में वो बना सकते हैं हमारी जो सी ऑर्गेनिज्म हैं। लाइमस्टोन बन सकता है, जैसे आपने देखा होगा चूना जिसको हम बोलते हैं, वो इस CO2 से ही बनता है। ऑर्गेनिक प्लांट जो होते हैं वो CO2 को यूज़ करके अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ। अब इसको एनिमल भी खा सकता है और अगर ये जो प्लांट या एनिमल ये दोनों मरे तो मरने के बाद क्या होगा, कोल बन जाएंगे। कोल और पेट्रोल मतलब जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं ना, वो वाली प्रोसेस ये एनिमल और ये प्लांट ये वापस भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे यूज़ तो हो रहा है, वापस भी तो करना पड़ेगा तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। तो जो वापस वाली प्रोसेस है, जैसे दोनों में रेस्पायरेशन होता है, आप कहेंगे प्लांट में भी, हाँ प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। इसकी बहुत स्वीट सी साइकिल है, बहुत छोटी सी है। जो ऑक्सीजन है रेस्पायरेशन में ये यूज़ होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। और क्या यूज़ होता है, जिस C6H12O6 क्या है ये है ग्लूकोज। जो CO2 लिया था ना प्लांट ने, वो उसको यही बना देता है। प्लांट रेस्पायरेशन में यूज़ हुआ, हमने क्या रिलीज़ किया, H2O यानी वाटर और CO2। अब ये फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस में O2 और ये बन जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है और हम लोग को मतलब मिलता रहता है। अब आपकी बुक में एक और टर्म है, हम आते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ऐसा कुछ लग रहा है ग्रीनरी का प्रोग्राम, ऐसा ही कुछ है। देखिए क्या होता है, जो अपनी अर्थ है उसके कुछ जो ठंडे इलाके हैं, जैसे हम अपने पोल्स पर जाएं तो काफ़ी टेम्परेचर वहाँ पर ठंडा रहता है। तो उससे क्या होता है, जैसे वहाँ पे प्लांट है वो प्लांटेशन नहीं हो पाती क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है तो नहीं उतना हो पाता। तो क्या करते हैं वो लोग, अब घर ना कांच के बनवाते हैं, शीशे का दिल नहीं शीशे का घर, और इसके बाद ये इसमें लगाते हैं प्लांट। आप कहेंगे इससे क्या होगा, क्या होता है, जो सनलाइट आती है वो आके इसमें ट्रैप हो जाती है और जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म बनाए रखती है।
उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब हाउस बनाया और ग्रीनरी के लिए, तो कुछ ऐसा जो हमारा अर्थ है उस पर भी ये प्रोसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर एक लेयर फॉर्म करता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एयर के कॉम्पोजिशन है वो वेरी हो रहे हैं, और वो क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे CO2, मीथेन वगैरह, इनको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही करवा रही है ये इफेक्ट, इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रही है इनकी, उससे क्या हो रहा है, एक लेयर फॉर्म हो रही है, और ये लेयर कुछ कांच के जैसे ही है, मतलब जैसे ये कांच है उसके जैसा ही इफेक्ट वो करती है। ये तो आ जा रही है, और इसकी जो बची रेडिएशन से जो रे हैं वो पास आउट नहीं हो पा रही। पहले तो हो रही थी, पर ये ऐसा फॉर्म कर देती है लेयर, उससे ये पास आउट नहीं हो पा रही। अब जब पास आउट नहीं हो पा रही तो क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। उसका क्या इफ़ेक्ट है? उसका इफ़ेक्ट ये है कि जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, फ्लड की प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ आ रही है, और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। अब ये CO2 कैसे बढ़ रही है, जो भी है मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे मतलब डिसबैलेंस हो रही हैं कि क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं एज अ ह्यूमन, हम लोग को अपनी ज़मीनें चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन करा देते हैं। डिफॉरेस्टेशन कराने से क्या होता है कि मतलब CO2 का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और जैसे हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो व्हीकल्स और क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रोसेसेस जैसे कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब से क्या होता है, CO2 का अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने का एक ये है, एटमॉस्फेयर सेफ हो सकता है उस चीज़ से, और काफ़ी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, मतलब ठंडी हवा, बारिश की कमी नहीं होना, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसलिए पेड़ जो हो सके काटो तो मत कम से कम, और लगाओ तो लगा सको। इसके बाद आता है ओजोन लेयर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर और ये सब जो लेयर बताई गई हैं SST वाले टॉपिक में, तो उसमें होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें होती है ओजोन लेयर। एक लेयर जैसी होती है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, उससे एक लेयर टाइप की बन जाती है। इसमें पता है जैसे हमारे यहाँ तो O2 के फॉर्म, मतलब हाँ यहाँ जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में है ना नीचे, लेकिन ऊपर जो होती है थोड़ा ऊपर होती है ये रेंज में, तो ये होती है O3 के फॉर्म में। तो एक लेयर फॉर्म करती है। ये क्या करती है, जो सन से यूवी लाइट आती हैं सन में, जो जैसे हमारा लाइट का वो है, वो उसमें कई सारी वेरिएशन जैसे UV और लाइट, तो ऐसे जो आती है जो सन रेज से, तो उसको ये रोकती है। अब उसको रोकने से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, आ जाए नहीं, उससे रोकने से ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो UV रेज हैं वो कैंसरजेनिक हैं, तो अगर वो आने से रुक जाती हैं तो काफ़ी हद तक कैंसर की बचने की संभावना है। जैसे हमारा ये सन प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो उसके आने ये रोकता है। जो स्किन कैंसर ज़्यादातर अगर UV रेज पेनिट्रेट करती हैं तो होने के चांसेस हो सकते हैं। अब क्या हुआ, हम ह्यूमन करेंगे कारस्तानियाँ, तो क्या किया हमने, फ्रीज बनाए, AC बनाए, उसमें क्या यूज़ किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या हुआ, उससे ये ऊपर पहुंची, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसका वो नहीं हुआ, टूटे वूटे नहीं, और वो पहुँचे कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर के पास। अब ओजोन से बोले तुम्हें तो हटना पड़ेगा, और उनने इसको तोड़ना शुरू करा। अब क्या हुआ, अभी अंटार्कटिका वाले रीजन में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो होल है, अभी 1994 की बात है, तो तब ये जो होल है वो उसकी काफ़ी डेंसिटी पाई गई, एक छेद जैसा हो गया था, जैसे कोई छाता हो उसमें छेद हो जाए। अब पानी तो उतने से आएगा ना, UV रेस तो आ सकती है ना, और ये छेद छोटा मोटा नहीं होता, बड़े लेवल पे होता है जब हम एज अ लेयर बात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन अभी जो कोरोना के लॉकडाउन के कारण, या फिर जो हमारे पॉल्यूशन थोड़ा सा कम करने के कारण क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी व्हीकल्स वगैरह जाने बंद हो गए, पॉल्यूशन कम हुआ, तो ये इस ओजोन लेयर में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम आते हैं अपना जो इसका दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वाटर, दूसरे टॉपिक पे वाटर पे आते हैं। तो वाटर भी हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपने वो RO वाला ऐड देखा होगा ना माधुरी दीक्षित का, जिसमें वो हुप्स को घुमाते हुए बोलती है हमारा शरीर आधा 70% पार्ट पानी से बना हुआ है।
तो वैसे उस डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता कि इतने में ही पानी है, वो काफ़ी पूरे बॉडी में ऐसे अच्छे से डिवाइड होता है। तो जैसा कि हमने एयर के साथ किया, हम ह्यूमंस अब पॉल्यूट तो करेंगे। तो क्या क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे? या तो वेस्ट डायरेक्ट डंप कर देते हैं, किस में, वाटर बॉडीज़ में, या फिर जो हमारे जैसे फैक्ट्रीज़ हैं उससे कुछ गर्म लिक्विड निकला वो डाल दिया। तो टेम्परेचर को चेंज करना वाटर के, या फिर क्योंकि वो भी उसके जो लिविंग हैं ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए एकदम और ये ठंडा आ गया, वो अपनी तरह तो नहीं है, उनको अपनी तरह तो नहीं है वार्म ब्लडेड की बहुत ज़्यादा मेंटेन कर पाएंगे, वो हैं कोल्ड ब्लडेड, उनका एकदम टेम्परेचर चेंज और काफ़ी जो हमारी लाइफ है वहाँ की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। या फिर वेस्ट फेंकने से जो क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करके उस वेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो गई वाटर में। अब ये फिर से इन एनिमल्स के लिए जो लाइफ है वहाँ की उसके लिए दिक्कत की बात हो गई सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग जो ऐसा कारस्तानी कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ की जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसमें चेंज ला रहे हैं, उसके कारण वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। और ना सिर्फ वो उनके लिए, अब जैसे गंदा पानी आया और हमने पी लिया तो वो कंटामिनेटेड होता है ना, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ये हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड हो रहा है। इसके बाद एक टर्म आता है, तो सॉइल या फिर लैंड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम, या फिर प्लांट ग्रो होते हैं और फिर उसको हम फीड करते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई। अब ये जो लैंड होती है इस पर जब प्लांट होते हैं तो प्लांट की एक और इम्पोर्टेंस पता चलेगी हमें। जैसे इस लैंड पर अगर पानी बह के आएगा तो काफ़ी कुछ जो सॉइल है वो नहीं बहेगी इन प्लांट की वजह से, तो ये रोके रखते हैं सॉइल को। अब ऐसी ही जगह हो जहाँ पे प्लांट नहीं हो, अगर वो पानी बह के आता है तो वो जो सॉइल है उसका कटने का या फिर इरोड होने का चांस ज़्यादा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है इसी से रिलेटेड कि जैसे सॉइल है, एक बेयर सॉइल है जिस पर कोई प्लांटेशन नहीं है, उस पर वाटर डाला गया, और एक सॉइल जिस पर प्लांट उगा के पानी डाला गया, तो देखा गया कि इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी जल्दी वो हो जाती है, चली जाती है पानी के साथ। इसके अलावा जो ये जो सॉइल है ना, ये छोटी सी जो जितनी परत आपको दिखती है, वैसे तो दिखने में काफ़ी दिख रही है, काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक चट्टान होती है, फिर चट्टान पे कुछ वाटर और उसकी वजह से कुछ प्लांट ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब कुछ प्लांट की जो प्रिमिटिव लाइफ है वो आती है, लाइकेंस आते हैं, और उसके बाद मॉस, फ्यूनेरिया, जैसे कि ब्रायोफाइटा, फिर ऐसे चेंज होते होते फिर आ पाती है, अपनी सॉइल की मोटी परत बन पाती है और अच्छी नई वाली जो हमारी एंजियोस्पर्म है वो आ पाते हैं। तो ऐसे उनका भी डेवलप हुआ और ये काफ़ी सारी सॉइल का भी हुआ। तो सॉइल कुछ इस तरीके से, ये तो हो गई उसके नीचे की रॉक, क्योंकि हर सॉइल के नीचे वो कहीं ना कहीं जाके रॉक पे ख़त्म होती है, और ये हो गई ऊपर की जो लेयर है। इस लेयर में जो लेयर है ये होती है हमारी मतलब इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें ना प्लांट के जो एकदम टूटे फूटे हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसको मतलब पूरी लेयर को एक ह्यूमस भी बोलते हैं। मतलब जब सड़ गल जाता है उसका जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं तो ह्यूमस बना देते हैं, तो ये काफ़ी फर्टाइल होती है। और अगर इनकी मिनरल्स यूज़ होते जाएं तो ये काफ़ी नॉन फर्टाइल हो जाएगी। तो इसका जो पॉल्यूशन कैसे कह सकते हैं कि जैसे बारिश हुई, बारिश के साथ साथ जैसे बारिश के कॉन्सेप्ट में अपन एक देख सकते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। तो जो बारिश के लिए बादल ऊपर गए, अब बीच में जो हमने एयर को गंदा किया था, नाइट्रेट के ऑक्साइड से पॉल्यूट किया था एयर को, तो वो इसके साथ मिक्स हुए, पानी की ड्रॉप और वो मिक्स, तो क्या बन गए, एसिड्स बन गए, HNO3 ये सब। तो जब ये धरती पे आएंगे तो इसी को बोलते हैं एसिड रेन। अब वो एसिड रेन इस अपनी सॉइल पे हुई, तो क्या हुआ कि सॉइल की जो pH था वो चेंज हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, तो ये जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो गई। अब देखो एयर पॉल्यूशन से सॉइल पर भी इफ़ेक्ट पड़ गया, तो अब जो सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंज हुए उसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन।
तो ऐसे आप देख सकते हैं सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये कितने आपस में कोरिलेटेड हैं। इसके बाद और एक और बात हम समझ सकते हैं कि जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो गोबर की खाद वगैरह बना के डालते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, थोड़े हम और मॉडर्न हो गए। हम सोचते हैं कि और जल्दी जल्दी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम डाल देते हैं। जो हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की, तो हम वो ऐसे ही डाल देते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे सॉइल इसको प्लांट यूज़ कर लेता है, पीएच भी चेंज होता है उसके कारण, तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए और क्या हुआ, प्लांट ने उसको यूज़ कर लिया। अब जो सॉइल है, अब अगली बार उस फार्मर को और ज़्यादा डालना पड़ेगा जिससे कि हमारे प्लांट, उसके प्लांट ग्रो हो सकें। तो ऐसे कर करके जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है हम उसको डैमेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे कई सारे कारणों से हम इन सब चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ 9th क्लास के।